बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। बड़ी खबर यह है कि हुकूमत साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक की तहकीकात कराने के मामले से बैकआउट कर गई है। यानी आसान लफ्जों में कहा जाए तो हुकूमत भाग गई है कि जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक वो नहीं कराना चाहते, बल्कि अदालत के सामने कहा गया है कि अदालत के पास उस ऑडियो लीक की फरामजी कराने का इख्तियार ही नहीं है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने एक मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की थी पंजाब हुकूमत को। उस रिपोर्ट के ऊपर अब तहकीकात शुरू हो गई है और एक मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है और पंजाब हुकूमत के बनाए गए मेडिकल बोर्ड को ही कहा गया कि वो इस रिपोर्ट को देख के बताएं कि नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से जो जवाज या जो डॉक्टर ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं वो कितनी दुरुस्त है या गलत है। लेकिन जो अहम खबर है वो ये है कि खान साहब के दौरा चीन को लेकर बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं और उन पर बहुत से एतराजात भी हो रहे हैं। एतराज ये हो रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यानी पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क, वैसे तो अब ये कहना छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि हम हैं तो हमें इस पर प्राउड है। तो जो चीज़ प्राउड की होती है, उसको डिग्निटी की होती है, उसको उसका जिक्र तो करना पड़ता है। तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क जिसके वज़ीर-ए-आज़म चाइना जाते हैं तो उनको उनके इस्तकबाल के लिए, उनके शायान शान इस्तकबाल के लिए, यानी वो इमरान खान जिनका इस्तकबाल सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलेमान करें, उनकी गाड़ी ड्राइव करें और फिर उसी प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल तरह हो कि एक खारजा का कोई सेक्रेटरी या फर्स्ट सेक्रेटरी वो उनका इस्तकबाल करे। तो कहने वाले तो कहते हैं बिस्ती वाली गल है, लेकिन खास अब उनके साथी जब चंदा या कर्ज लेने जाते हैं तो उनको पुरानी आदत है कर्ज लेने वालों को या अतियात लेने वालों को लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, उन्होंने अपनी डिमांड रखनी होती है। तो पाकिस्तान ने चाइना से कर्ज लेना है तो उसके लिए फिर ये सारे गिले शिकवे और ताने तो सहने पड़ेंगे। लेकिन इस बीच में एक अच्छा काम हुआ कि IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब की मंजूरी दे दी। उसके बाद से पूरी हुकूमत जो है वो हैप्पी मोमेंट गुजारी, यानी हैंगओवर हो गया। और जुम्मे का रोज हुकूमत ने यौम तशक्कर के तौर पर मनाया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जब भारत ने उसका स्टेटस तब्दील किया तो उसके बाद से हम रोजाना जुम्मे के बाद एहतजाज करते हैं और पूरी दुनिया हमारे एहतजाज को मॉनिटर करती है और वो उसके ऊपर रिएक्ट करती है। तो उसी तरह का हमने यौम तशक्कर भी मनाना शुरू कर दिया कि IMF ने हमें $1 अरब दिया। उसका कोई और फायदा हुआ ना हो, चंद एक टकों का फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान में रुपया थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ संभला है और एक तवील अरसे बाद रुपया को 77 पैसे बेहतर हुआ, यानी ऊपर गया 77 पैसा। वो गिरते गिरते थोड़ा संभला है क्योंकि अब $1 अरब आ गया है या आ रहा है और अगू $3 अरब भी आने ने। तो पाकिस्तान के जो माशी हालात है उसके ऊपर अगर बात करें तो अब लोग उसके ऊपर बात करने या सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग ये कहते हैं जी कि ये माशी कहानियां जो हुकूमत सुना रही है, हुकूमत तो जाहिर है वो पिछले चंद महीनों से हुकूमत अपनी कामयाबी के ढिंढोरे पीट रही है। और वो जो कभी डॉलर इकॉनमी हुआ करती थी जिसमें हम कहते थे कि हमारी ग्रोथ रेट 5.8% हो गई है, मुशर्रफ दौर में भी वो 7% चली गई थी और उसके ऊपर हम बड़ा डिंगे मारा करते थे, खुशी से छलांगे मारा करते थे कि इतनी हमारी GDP हो गई है। अब वो GDP बकौल हुकूमत के 5.37 हो गई है। लेकिन ये जो इकॉनमी हमने ये तरकीब निकाली है वो ये निकाली कि अब हम इकॉनमी डॉलर की बजाय हम रुपयों में गेज करते हैं, क्योंकि अब डॉलर, पहले डॉलर के बदले में हमें 120 रुपये मिलते थे, नवाज शरीफ दौर में तो 105 मिलते थे, उसके बाद 120 मिलना शुरू हो गए, लेकिन दौर नवाज शरीफ का था। उसके बाद ये अब पोजीशन है कि 180 रुपये का डॉलर ओपन मार्केट में चल रहा है। तो अब 180 रुपये जब मिलेंगे तो फिर इकॉनमी तो फ्लरिश करेगी। तो अब दोस्तों ने इकॉनमी को रुपयों में गेज करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में जो इकॉनमी गेज होती है वो डॉलर में होती है, क्योंकि इंटरनेशनल कारोबार भी डॉलर में होता है। अब अगर आप देखें, अगर डॉलर में नहीं होता तो फिर आपको ट्रेड डेफिसिट देखना पड़ेगा। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है वो माशाल्लाह, जिसके ऊपर बड़ी छलांगे मारा करते थे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमने कम कर दिया। पिछली हुकूमत, नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम क्या था कि जी तिजारती खसारा इतना बढ़ा दिया है और इतने पैसे ले लिए बाहर से कि हमारे पास डॉलरों की किल्लत है, हमारे पास डॉलरों की कमी है, हम पूरा कर ही नहीं सकते। तो ट्रेड डेफिसिट के ऊपर बड़ी बात होती थी। अगर आपको बताएं कि आजकल ट्रेड डेफिसिट क्या है
तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, मैं अगर आपको बता सकूं, पाकिस्तान ने डॉलर में ट्रेड करने के बाद अपनी जीडीपी को रुपयों में मापना शुरू कर दिया है। मैं आपको उसका भी अगर आप कहेंगे तो बता दूंगा कि अहवाल क्या है। लेकिन बैन अल-अक़वामी तिजारत यानी इंटरनेशनल ट्रेड किसी भी मुल्क के लिए बिल्कुल ही ताज़ा खून की हैसियत रखती है। आपकी बरामदात अगर दरामदात से ज़्यादा हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए जो दरामदात हैं वो कम की जाती हैं ताकि ज़र मुबादला के ज़हायर ज़्यादा ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 माह में तिजारती खसारा बढ़कर 28 अरब डॉलर हो गया है, 28 अरब 80 करोड़ डॉलर। और पिछले साल ये इसी दौरान ये तिजारती खसारा तकरीबन 15 अरब डॉलर था। ये इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक दरामदात में 58.84% इजाफा हुआ है। पिछली हुकूमत पर यह इल्ज़ाम था कि वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की हैं और महंगी चीज़ें इंपोर्ट की हैं जिसकी वजह से डॉलर धड़धड़ जा रहे हैं और हमारे यहाँ डॉलर को की कहीं से तरसील नहीं हो रही। रेमिटेंस उतने नहीं आ रहे थे जितने खास साहब उनकी हुकूमत दावा करती कि आ रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर खसारा बढ़ा और अब ये खसारा बढ़ते बढ़ते वो 20 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। तो नवाज शरीफ हुकूमत पर एक इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने मुल्क को डुबो दिया है। तो अब वो तिजारती खसारा बढ़कर 28 अरब हो चुका है, 28 अरब डॉलर। तो दारा शुमारियात ने पिछले महीने जो बताया था उसके मुताबिक पाकिस्तान के सालाना तिजारती खसारा 106% इजाफे के बाद 25 अरब 47 करोड़ ये पिछले महीने में था और सिर्फ एक महीने के अंदर ये 3 अरब डॉलर बढ़ा है और दरामदात में तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ है। और अब उसकी यानी ये एक लामुतनाही सिलसिला है जिसकी वजह से डॉलरों की होगी मुल्क में किल्लत। तो डॉलर मांगने पड़ रहे हमें और ज़र मुबादला के ज़हायर में भी कमी आई है। तो चाइना से अब डॉलर, चाइना किसी भी सूरत में हमें डॉलर दे। वैसे तो चाइना ने कह दिया कि हमने आपको 3 अरब डॉलर जो है वो इस तरह नहीं देने, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट भी वो करनी है जिसके अंदर कोई उस तरह के लोग ना हो, यानी पाकिस्तानी ना हो या पाकिस्तानी जो इदारे हैं उनके साथ वो मिलकर काम नहीं करना चाहते, बल्कि वो अपनी मर्जी के लोग लगाकर अपने प्रोजेक्ट वही जो पाकिस्तान के अंदर सी पैकेज चल रहे हैं उनके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट समझ लें करना चाहते हैं। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेवलपमेंट होगी, काम होगा तो डॉलर आएंगे। तो अभी तो हमारी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। इसके बाद हमने काजकिस्तान से भी कर्ज लेना है और उसके बाद एक और मुल्क है रूस, उससे भी हमने 1 अरब के कर्ज की दरख्वास्त कर रखी है। तो इससे अंदाजा लगाए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मईशत है अगर उस पर बात करें तो फिर लोग तंग आ गए हैं ये सुन सुन के कि जी कर्ज ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। और अब अगर देखा जाए तो तकरीबन इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है कर्ज लेने का और पिछली हुकूमतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा। अब उस खबर पे आ जाते हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो आंख मचोली का या म्यूजिकल चेयर खेल चल रहा है, जिसमें बज़ाहिर तो नज़र आता है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, शीरो शकर है। खान साहब ने दौरा चीन जाने से पहले भी ताजरों को बुलाया था, उसमें भी उन्होंने ये मैसेज दिया, उसमें हमारी अस्करी क़यादत भी बैठी और ये पैगाम अक्रॉस दी बोर्ड दिया गया कि हम सब एक हैं और हम मईशत के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं और बहुत आगे तक जाएंगे और जितनी डिफरेंसेस की खबरें वो बेबुनियाद हैं। मान लेते हैं अगर डिफरेंस की खबरें बेबुनियाद होंगी तो फिर पाकिस्तान ने अमेरिका में एक सफीर लगाए थे मसूद खान साहब। ये मसूद खान साहब वही जो इंडिया में सफीर रह चुके हैं, ये चाइना में भी रहे हैं, ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के सदर भी थे। इनके बारे में ये समझा जाता है, ये तासुर है या पाकिस्तान में तो है और अमेरिका में भी ये तासुर जा पहुंचा है कि अमेरिका ने मसूद खान को बतौर सफीर कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कोई और बंदा लाओ। तो भाई ये तो दुनिया में बहुत कम होता है कि आप किसी को सफीर भेजें और मुल्क आपका सफीर एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे। उसकी वजह क्या है? तो वजह जो अभी जो बताने वाले बताते हैं, हॉर्सेस माउथ फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, वो ये कहते हैं कि मसूद खान के बारे में तासुर ये कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और वो उन्हीं की हिदायत पर काम करते हैं, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं। और तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बंदा तो वो है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, तो उन्होंने क्या ऐसी बंदा नहीं लेना। तो ये अब उनकी तैनाती का अमल फिलहाल रुका हुआ है
और इससे पाकिस्तान के लिए एक एम्बैरेसिंग सूरत हाल भी है कि पाकिस्तान ने जिसको अमेरिका में सफीर लगाकर भेजा उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। किसी कांग्रेसमैन ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को लेटर लिखा था और उन्होंने उसकी तैनाती रोकने का मामला उठाया था और बताया था कि इसके बैकग्राउंड क्या है, तो उस वजह से उनकी तैनाती फिलहाल जो है वो रुकी हुई है। तो फिर कहते हैं जी असी एक भेजते हैं वहाँ। अब आगे आ जाए तो जो साकिब निसार साहब का मामला है, जो स्टोरी है, टॉप स्टोरी वो ये है कि जैसे साकिब निसार साहब की एक ऑडियो लीक आई थी जिसके अंदर वो ये कहते पाए गए थे कि उन्होंने मरियम को सजाएं देनी है और नवाज शरीफ के हवाले से मुकदमात के ऊपर वो बात करते पाए गए थे। बाद में इस ऑडियो का 2 टीवी चैनलों ने खुद ही फॉरेंसिक कर लिया। सबसे पहले सभा ने न्यूज़ ब्रेक की और फिर साकिब निसार साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया, हुकूमत ने भी उनका शुक्रिया अदा किया, जी बड़ी जल्दी आपने इसको झूठा साबित कर दिया। उसके बाद ARY एक चैनल है, उन्होंने भी इस खबर के ऊपर वर्क किया और उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल गलत खबर है। चले खबर गलत है, लेकिन इसके ऊपर एक कराची के नौजवान वकील है, साबिक सदर कराची बार के सलाउद्दीन, उन्होंने इसके ऊपर एप्लीकेशन फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब इसकी तहकीकात तो कराएं, इसका फोरेंसिक तो कराएं, ये है क्या। क्योंकि ये इल्ज़ाम आया है कोर्ट के ऊपर, एक जज के ऊपर, कि सिटिंग जज ने इस तरह की बातें की हैं, तो इसका फोरेंसिक कराया जाए, ये ऑडियो लीक क्या है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो उन्होंने ये कहा जी कि इसका तो अदालत के पास इख्तियार ही नहीं है कि इसका फोरेंसिक किया जाए। जिस पर अतमुल्लाह ने इन्हें टोकते हुए कहा कि आप तो बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया कि अहमद नूरानी जिन्होंने ये वीडियो अपने एक पेज पे जो कि बैरून मुल्क बैठते हैं और उनका एक सोशल मीडिया की वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने इस वीडियो को जो है वो एयर किया था, यानी उसको लीक किया था। तो उन्होंने उसके वाले से कहा कि इस वीडियो का हम फोरेंसिक नहीं कराना चाहते, ये बाहर से किसी सहाफ़ी ने लीक की है। अहमद नूरानी ने इसकी ऑडियो पर जो यानी उन्होंने फोरेंसिक करा लिया था और ये भी बता दिया था कि ये साकिब निसार साहब जो है वो किसके कहने पे ये क्या कर रहे हैं, कि उस वीडियो लीक में जो कुछ चीज़ें थी उनके मुताबिक तो लग रहा था कि वो किसी के कहने पे, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अब हुकूमत को चाहिए था इसकी तहकीकात कराती, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन इस पर हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए और वो इसकी तहकीकात नहीं करा रहे। सलाउद्दीन अहमद जब कोर्ट में खड़े हुए थे उन्होंने अटॉर्नी जनरल के इस बयान के बाद फिर उन्होंने एक ऐसी तैसी फेर दी। उन्होंने कहा जनाब हमने कोई नवाज शरीफ को बचाने के लिए इसकी तहकीकात का मुतालबा नहीं किया, हमारी तरफ से कोई नवाज शरीफ हो या कोई अल्लाह रखा हो। इल्ज़ाम जिस पर लगा है वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, तो इतनी बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस के हवाले से जब कोई इल्ज़ाम लगता है तो फिर उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर आप तहकीकात कराए बगैर इसको छोड़ देते हैं तो फिर तो ये मिस्ट्री रह जाएगी और ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। तो बार काउंसिल ने ऑडिट कराने की पेशकश कर रखी है, उन्होंने कहा हम खुद करा लेते हैं, आप इजाजत दे दें। अब कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला महफूज किया, हो सकता है जब मैं ये लोग अब तक पहुंचे तो फैसला आ चुका हो, लेकिन कोर्ट के अंदर यह साबित हो गया कि हुकूमत इस पर नहीं चाहती। वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ रिमार्क्स ऐसे दिए जिससे लगता ही हुआ कि वो इसका फोरेंसिक नहीं कराना चाहते, यानी इस बाब को, इस चैप्टर को क्लोज करने का भी कहीं ना कहीं कोई इशारा मिलता है। वल्लाह आलम अगर जो भी फैसला आता है, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत तो तहकीकात नहीं करा रही, जिसने ये इस बात को, ये शुबे को तकवीयत दी है कि फिर वीडियो लीक जो है ये बिल्कुल सही थी। और इस पर आपको पता है खुद जस्टिस साकिब निसार साहब वो किसी अदालती फोरम में नहीं गए, उन्होंने इस सहाफ़ी के ऊपर भी कोई मुकदमा दायर नहीं किया, उन्होंने किसी जगह ये दरख्वास्त नहीं की जनाब मेरे पे इल्ज़ाम लग गया, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। तो एक तो उनकी खामोशी, वो पहले इस बात को तय कर चुकी है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही पूरी काली है। और ऊपर से जब ये मामला पहुंचा है कोर्ट के अंदर तो वहाँ भी काफ़ी इसके ऊपर, यानी वो कहते हैं नहीं मामला अगर ये जाहिर है, अगर साबित हो जाता है कहीं ना कहीं कि जी साकिब निसार साहब ने ये हरकत की है, तो फिर इसका जो इम्पैक्ट आएगा अदलिया के ऊपर वो बड़ा बड़ा भयानक होगा। उसके जो असरात हैं वो अदलिया से संभलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये खदशा किसी न किसी के जेन में है कि अल्लाह करे साची ना हो जाए तो अल्लाह करे झूठ ही होवे। तो इसको अभी बातों में ही झूठ साबित करने की कोशिश की जा रही है। और इस पर चूंकि
कोई और मुद्दई है नहीं, यानी इस पर कोई शरीफ फैमिली भी अदालत नहीं गई हुई कि जनाब इसको फरांजा कराया जाए, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो कानूनदान हैं, जिनका इस पेशे से ताल्लुक है, वो जरूर ये चाहते हैं कि जब उनके इदारे के ऊपर बात आई है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो वो तो फिर नहीं हो रही। जो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कोर्ट ने अगर बोर्ड बना दिया या पैनल बना दिया, क्योंकि इससे कहा गया कि जी इसको इसकी फॉरेंसिक भी कराएं और इसके ऊपर पैनल भी बना दें, जुडिशल कमीशन बना दें, तो जुडिशल कमीशन की बात तो कोर्ट ने नहीं मानी। अब इसका फॉरेंसिक होता है या नहीं होता, या अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, हो सकता है फॉरेंसिक अलाउ कर दिया जाए, लेकिन जुडिशल कमीशन का मामला जो है वो फिलहाल उस पर अदालत ने इसको तस्लीम नहीं किया। तो ये आज के लिए इतना ही था। इस पर आपसे मुलाकात होगी दोबारा। कुछ नासाजियत तबीयत की वजह से आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह विल बी बैक ऑन ट्रैक और आपके साथ कुछ ताज़ा खबरें शेयर करेंगे। तक के लिए इजाज़त। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।